नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो n-2 डिवाइड्स 3, सॉरी 3 डिवाइड्स n-2, मतलब एक तरीके से n-2 कैसे टाइप का नंबर होगा, 3 के टाइप का नंबर होगा। मतलब n जो है वो कैसे टाइप का नंबर होगा, 3k + 2 टाइप का नंबर। एपी बना के कॉमन टर्म्स फाइंड करने थे क्या? हाँ 5 डिवाइड्स n-3, मतलब n-3 जो है वो एक तरीके से 5k डैश टाइप का नंबर होगा। तो n क्या हो जाएगा, 5k डैश + 3। ठीक है। अब होता क्या कि ये एक एपी फॉर्म होता और ये भी एक एपी फॉर्म होता, समझे। तो अब दो एपी फॉर्म हो रहे होते, उसमें सब दोनों में जो आइडेंटिकल टर्म्स आ रहे होते, दोनों में हमारे जो आइडेंटिकल टर्म्स आ रहे होते, दैट वी वर सपोज टू फाइंड। तो जिससे पहला आइडेंटिकल टर्म कौन सा था, जैसे 3k + 2 क्या क्या दे सकता था, 5 दे सकता था, 8 दे सकता था, 11 दे सकता था, 14 दे सकता था, 17 दे सकता था, 20 दे सकता था, 23 दे सकता था। तो जो हमारा पहला आइडेंटिकल टर्म आता वो 23 आता। क्यों, क्योंकि वो भी 5k डैश + 3 टाइप का होना चाहिए था। 5k डैश + 3 का क्या मतलब है कि 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा हो उस नंबर का। तो और कोई ऐसा नंबर है क्या? 8 भी है ना, 8 भी है ना फर्स्ट। द क्वेश्चन इज फाइंड अ नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट। हाँ ओके सर। समझा। तो हो पहला जाएगा लास्ट पहला में आइडेंटिकल टर्म कौन सा हो गया, 23। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अच्छा, इसका जो एक का कॉमन डिफरेंस 3 है, एक का कॉमन डिफरेंस 5 है, तो जो आइडेंटिकल टर्म वाली सीरीज होती उसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों का एलसीएम होता, मतलब 15 होता। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15। फिर 23 हो गया, फिर 38 हो गया, फिर से 53 हो गया। मतलब मैनुअली भी लिख सकते हैं, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। 83 एंड 98, 2 डिजिट्स तो बस यहीं पर खत्म हो जाएंगे। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर इज व्हाट, 6। ठीक है, सबको समझ में आ गया, बोलो बच्चों। यस यस सर। सर। हाँ 8 को इंक्लूड नहीं करना नीच, क्यों, क्योंकि 8 जो है दैट इज अ 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट मांग रहा है। अपने को 2 डिजिट चाहिए था। तो आंसर इज 6। हाँ, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा है कि द नंबर ऑफ integers a such that a is between 1 से 100 तक and a raised to a is a perfect square, and a raised to a is a perfect square is, ठीक है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स a सच दैट a 1 से 100 तक होगा और a रेज टू a को एक परफेक्ट स्क्वायर होना है। ऐसे कितने इंटीजर्स a हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है ये।
55, 51। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है 51। किसी का आंसर आया 53 भी आया है, किसी का आंसर 55 भी आया है। हाँ, चलो देखते हैं। अच्छा, a रेस टू a, कभी भी पावर अगर इवन हो जाए, कभी भी पावर अगर हमारे पास इवन हो जाए, तो क्या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? कभी भी कोई भी चीज का पावर इवन हो जाए तो दैट नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब Yes. a की वैल्यू 2, 4, 6, 8 ऐसे ही 100 तक जा सकती थी। तो ऐसी कितनी a की वैल्यूज होती? 50। अच्छा, ये सोचो कि अगर बेस खुद परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, अगर बेस खुद परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं 9 रेस टू समथिंग, 9 रेस टू के, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ये नंबर 9 रेस टू के? होगा? Yes. यस, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ए की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती थी जहां पे बेस खुद परफेक्ट स्क्वायर हो? 1 आ सकती थी। अच्छा, 4 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, 9 आ सकती थी। 16 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, 25 आ सकती थी। 36 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, 49 आ सकती। 49, उसके बाद 81। 64 तो हो चुका है, 81 आ सकती थी। तो ए की और कितनी वैल्यूज पॉसिबल हुई? 5 और वैल्यूज पॉसिबल हुई। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर विल बी 55। टोटल नंबर विल बी व्हाट? 55। सो शिवेन का सही था। गुड, शिवेन ने सही दिया था। 55 उसने पहले ही आंसर दिया था। समझा सबने? तो देखो, ये सब क्वेश्चंस एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे 9th 10th के ही कॉन्सेप्ट हैं, बस थोड़े से ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। तो ऐसे ही बस क्वेश्चन से एक्सपोजर देना है तुमको, मेरे को। आगे बढ़े? Yes, sir. किसी को कोई डाउट सेकंड क्वेश्चन में? No, sir. Okay, now let's see question number 3rd. Let three distinct digits, ABC जो है 3 distinct digits हैं, the sum of all 3-digit numbers formed by using all 3 digits once each is 1554. Then find the value of C. Then find the values of C.
तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेना देना पीएनसी से है। वैसे तुम लोग पीएनसी कंप्लीट कर चुके हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे को। ओके गुड। नहीं, सी का एक नंबर आएगा, मतलब सी विल बी अ नंबर, उस नंबर के बारे में बताना है, मतलब ए बी और सी के बीच में रिलेशन नहीं बताना। यस गुड। शिवेन और आदित्य का सही है, बहुत अच्छा। यस अर्णव, वेरी गुड। तो आंसर इज 4। 4 आंसर आ रहा है। सी की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। अब देखो, जैसे ए बी सी को यूज करके अगर मैं बनाऊं तो जैसे ए बी सी बनता, बी सी ए बनता, सी ए बी बनता, सी बी ए बनता, ए सी बी बनता, और कौन बनता? बी ए सी बनते। ये 6 नंबर्स बनते, और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 3 डिजिट्स वाले 3 डिस्टिंक्ट, मतलब रेपिटेशन शुड नॉट बी अलाउड, वो लोग 6 बनते। अब जैसे मान लो इसकी मैं अगर वैल्यू लिखने जाता विद द हेल्प ऑफ क्या, प्लेस वैल्यू, तो 1 10 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इंटू ए मतलब 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। ऐसे ही ये क्या आता, 100 बी प्लस 10 सी प्लस ए। सो अब क्या हो रहा होता कि इन सब का सम जो है वो 1554 आ रहा था। तो अब होता क्या कि देखो, 100th पोजीशन पे ए 2 बार आ रहा था, बी 2 बार आ रहा था, और सी भी 2 बार आ रहा था। तो मैं क्या लिख सकता था, 100 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2। फिर ऐसे ही 10th पोजीशन पे बी 2 बार, सो 2 इंटू 10 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 टाइम्स a plus b plus c, that should be 1554। इतना सारे बच्चों को समझ में आ गया? सो अब हम लोगों ने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। अच्छा, 2 को जो है इससे कैंसिल कर दिया,
ये कितना बनेगा? आई थिंक 777 बन जाएगा. सो a प्लस बी प्लस सी 100 प्लस 10 प्लस 1 दैट शुड बी 777. अब देखो ये वाली चीज जो है वो क्या है, 111 है. तो 1 जा 7 जा, सो यहां से आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7. अब देखो a, ये तो ए बी सी में रिलेशन आ गया. अच्छा, एक और कुछ इनइक्वालिटी दी थी, ऐसी इनइक्वालिटी दी थी, मतलब a को 0 से बड़ा होना है और b को a से बड़ा होना है और c को b से बड़ा होना है. तो अच्छा, जैसे मान लो मैं वेरियस पॉसिबिलिटीज लिखता, जैसे मान लो a को 1 लिख लेता, b को 2 लिख लेता, तो c को क्या होना पड़ता, फिर 4 होना पड़ता. ठीक है. अच्छा, मैं अगर कोई दूसरी पॉसिबिलिटी खोजूं, जैसे मान लो a को 1 लिखा, b को 3 लिखा, तो c को 3 होना पड़ता ताकि सम 7 हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है. या मैं a को से 1 लिखूं, b को 4 लिखूं, तो फिर c को 2 होना पड़ता. अब ये तो एक तरीके से इसको वायोलेट कर गया, ये भी नहीं होता. अच्छा, अब 1 की जगह मैं अगर 2 लिखूं, तो 2, तो कम से कम 3 तो यहाँ पे होना चाहिए, और जैसे ही यहाँ पे 3 हुआ तो यहाँ पे 2 हो गया, मतलब यहाँ पे भी वायोलेट कर गया. इसका मतलब इसके आगे जो भी है सब वायोलेट कर जा रहे हैं. सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7 का केवल एक ही सोल्यूशन होता, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4. तो हमारी c की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई. द वैल्यू ऑफ c विल बी 4. अंडरस्टूड? यस सर. यस ये सर. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, सारे बच्चों को? किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लेट्स मूव टू, ये कौन सा था? थर्ड क्वेश्चन था. तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हाउ मेनी 4-digit numbers are there with the property that it is a perfect square, it is a perfect square, and the number obtained by increasing all digits by 1 is also a perfect square, is also a perfect square. ऑप्शन लिख लो. ए है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 4.
यस, सही है तन्मय। Parth, yes, Parth is correct. Aryan is correct. Shiven wrong. देखो आंसर हमारा क्या है? आंसर है बी ऑप्शन, विच इज 1। तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो जैसे मान लो एक 4 डिजिट नंबर है, से वो ABCD है, वो 4 डिजिट नंबर। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब मान लो ABCD, ये M स्क्वायर है। अच्छा, सारे डिजिट्स में एक एक ऐड कर दिया है, A+1, B+1, C+1, D+1, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इन ब्रैकेट्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये तीसरा डिजिट है, ये चौथा डिजिट है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट, तो इसको भी M स्क्वायर लिख दिया। अब मैंने क्या किया कि सेकेंड माइनस फर्स्ट किया। व्हाट आई डिड, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो देखो A+1, B+1, C+1, D+1, और यहाँ पे ABCD ऐसे लिख लिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो ये इससे एक बड़ा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। आई बात समझ में? इट मीन्स दैट M स्क्वायर माइनस M स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 1 1 1। ये एक इक्वेशन आ गया हमारा। अच्छा, 1 1 1 1 जैसे ही समझ में आया तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये तो वो वाली चीज है, डिविजिबल बाय 11। तो इसको हम लोग ने 11 के फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। तो 11 इंटू 101 बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है या इसको 1 इंटू 1111 लिख सकते हैं। अच्छा, और किसी दो प्रोडक्ट में, इन दो के अलावा और किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है क्या ये? नहीं, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। 101 वो भी प्राइम है और 11 भी प्राइम है। अब देखो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर मतलब n माइनस m इंटू n प्लस m। अब याद है ऐसा क्वेश्चन तुम लोग ने क्वाड्रेटिक में किया था? तो जैसे Yes. केस 1 लिया, याद आ रहा है? यस सर। पहले केस 1 में ये ले लिया और केस 2 में हम लोग ने क्या लिख लिया? 11 इंटू 101। ठीक है, तो n माइनस m हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि छोटा होगा, तो इसलिए उसको 1 के बराबर कर दिया, और n प्लस m को 111 के बराबर कर दिया। तो इससे n माइनस m इज इक्वल टू 1, n प्लस m इज इक्वल टू 1111। तो इससे तुम अगर m को इवेल्युएट करते तो वो तुम्हारा क्या था बताओ? 1111 होल अपॉन 2, विच इज 1112।
556 अब देखो जैसे जो अगर तुम 556 का होल स्क्वायर करो तो क्या वो 4 डिजिट नंबर बनेगा क्या? नो सर। अगर तुम 556 का होल स्क्वायर करो तो क्या वो 4 डिजिट नंबर बनेगा? ऑब्वियसली नॉट, वो तो काफी बड़ा बन चुका होगा। सो मैं m को 556 नहीं ले सकता, मतलब केस 1 इज रिजेक्टेड फॉर अस। n होगा 5। ओ सॉरी, n ठीक है। सो मैं n को 556 नहीं ले सकता, ठीक है। तो केस 1 इज रिजेक्टेड, केस 1 रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सेम कहानी दोहराओ, n minus m is equal to 11 and n plus m is equal to 101। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 112 होल अपॉन 2 विच इज 56, और m की वैल्यू जो है 56 माइनस 11 कितना होता है? 45। अच्छा, चाहे तुम 56 का होल स्क्वायर करो चाहे तुम 45 का होल स्क्वायर करो, ये लोग जो है 4 डिजिट नंबर्स ही बनेंगे। ये लोग क्या बनेंगे? 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे। सो ABCD वो क्या आ गया? ABCD विल बी 45 का होल स्क्वायर, और 45 का होल स्क्वायर जहां तक मेरे को याद है वो 2025 होता है, शायद 2025 होता है, ठीक है। तो वही यही एक लौता नंबर है 2025 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और 4 डिजिट में, और उसमें अगर तुम सब डिजिट्स में एक एक बढ़ा दो 3136, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, इसका 56 का स्क्वायर बन जाता, ठीक है। तो नंबर ऑफ सच 4 डिजिट नंबर्स इज 1। समझ में आई बात? ठीक है। तो किसी को डाउट? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? आगे बढ़ा जाए अपने नेक्स्ट पार्ट पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे से। स्क्रॉल अप करूं? चलो, okay, now let's write the next question. Next question is, let Sn be the sum of all integers k such that k जो है वो 2n से तो बड़ा है लेकिन 2n+1 से छोटा है for all n greater than equal to 1, then 9 divides Sn if and only if पहला ऑप्शन है n is odd, दूसरा ऑप्शन है n is even, तीसरा ऑप्शन है n is of the form 3k+1, और चौथा ऑप्शन है n is of the form 3k+2।
चलो इसको करो। तो एडिशनल कोई नॉलेज नहीं चाहिए, जितनी नॉलेज तुमको है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अभी तक जितना भी पढ़ा है। सर के सम ऑफ इंटीजर से या फिर बस इंटीजर? सम ऑफ ऑल इंटीजर। एसएन जो है सम ऑफ ऑल के है, और के जो है अच्छा। वो 2n और 2n+1 के बीच के सारे इंटीजर्स हैं बारी बारी।
सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं इसमें। तो 2 into 2 raised to n minus 1 is equal to a plus n dash minus 1 into d, और d भी 1 ही है, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 2 raised to n minus 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 2 raised to n minus 1 टर्म्स हो गए। ठीक है। अब s क्या होगा? s जो है वो इन सारों का सम होगा, उसको s बोला गया। तो इन सारों का सम नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या बनता है? 2 raised to n प्लस 2 into 2 raised to n। मतलब ये ऐसे बन जाता है 2 raised to n minus 1 3 into 2 raised to n होल अपॉन 2, और इसका जो होल अपॉन 2 होता है वो इसको n minus 1 बना देता। अब हम लोग क्या चाहते हैं? व्हाट डू वी वांट? दैट दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो इसमें एक 3 का तो फैक्टर ऑलरेडी है ही। अच्छा, ये कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता, मतलब हम लोग चाहेंगे कि इसको भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। दिस शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो अब 2 को मैंने क्या किया? 3 minus 1 लिख लिया, होल रेज टू n minus 1, और बाकी सब इसको हम लोग को डिविजिबल बाय 3 बनाना है। अब देखो, जब मान लो n अगर इवन होता, अगर n जो है इवन होता, सर आखिर में +1 आएगा, वो -1 से कट जाएगा फिर। हाँ मतलब जब मान लो यहाँ पे इवन होता, ये कोई इवन होता, तो मैं ऐसा कह सकता था कि इस एक्सपेंशन में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जिसमें एक टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स 3 के मल्टीपल होते, 3k डैश टाइप। और क्योंकि ये इवन है इसलिए यहाँ पे +1 हो जाता। समझ में आ रही बात बच्चों? यस सर। और यहाँ पे -1 पहले से, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाता, तो ये 3k डैश बन जाता, विच इज व्हाट मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब यहाँ पे n को क्या होना पड़ेगा? इवन होना पड़ेगा। तो C should be the correct answer। C क्या होगा? That will be the correct answer। Understood? सबको समझ में आ गया सारे बच्चों को? सर आप तो एक ये बार क्वेश्चन एक scroll up तरीके, करो ना। हाँ ये क्वेश्चन एक तरीके से मतलब तुम ऐसा कह सकते हो कि सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी और बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा मिक्सचर था। ठीक है। चलो, so let's move to next question। Now the next question is, find the number of prime divisor of 512 का होल क्यूब
253 का होल क्यूब माइनस 259 का होल क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स। Yes, good. अच्छा, तुम लोग को कुछ खास बात नजर आ रही है क्या इसमें हाँ सर, और इसमें? आखिरी दोनों का सम जो है वो के बराबर। यस सर।
253 और 259 का जो सम है वही 512 होता है, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे टाइप की चीज बन गई, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब को तुम ऐसे लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और a क्यूब और b क्यूब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये लोग कैंसिल हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली बचता क्या अपने पास, 3ab इंटू ए प्लस बी। सो 3 इंटू, अच्छा a क्या था, a वॉज 253, b क्या था, b वॉज 259 एंड a प्लस b वॉज 512। अब देखो जो 253 है, अब देखो इन दोनों का सम जो है इसके बराबर है, मतलब ये डिविजिबिलिटी बाय 11 का वो है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा होगा। तो 11 11 into 23 into 23. 23, ओके, 5 2 7 7, ये 7 से डिवाइड हो रहा होगा, Into 7 इंटू 7 into 37। 37. अच्छा, 512 जो है वो 2 का ही एक मल्टीपल है, 2 का ही 2 कोई power 9 पावर है, 2 power 2 8. का पावर 9, 9 होगा, 8 256 होता है। तो अब देखो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो 3 11 23 7 37 और 2 का पावर 9 है, लेकिन 2 ये प्राइम नंबर्स हैं। तो जो प्राइम क्या कहते हैं, क्या पूछा था, प्राइम डिवाइजर्स Divisors. थे, प्राइम डिवाइजर्स अगर पूछा था तो वो क्या होता, 2 3 11 7 23 और 37, यही 6 प्राइम डिवाइजर्स होते। अच्छा, अगर हम लोग को इसमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछ लिया होता तो कैसे करते बताओ, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर पूछ लिया होता। फिर पीएनसी से 3 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 10, फिर पीएनसी लगा देते ना। हाँ हाँ, वेरी गुड, पीएनसी लगा देते। जैसे याद है पीएनसी में पढ़ा था, जैसे इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है और इसका पावर 9 है, तो सबके पावर्स में एक एक ऐड कर दो, तो 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 1 2 + 1 raised to 6 into 5. 1 + 1 इंटू 9 + 1, तब 1 2 3 4 5, 2⁵ इंटू 10, मतलब चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2⁶ इंटू 5। वैसे ये पूछा तो नहीं गया था, लेकिन ऐसे ही मैं बता दिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग को सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स फाइंड करना था तो वो भी याद है क्या करने को, कैसे करते थे सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, एक फॉर्मूला सीखे थे कि जैसे 3⁻1 तक है तो पहले ब्रैकेट में 1 + 3⁻1 तक लिखते, या 1 को 3⁻0 एक तरीके से लिख लेते, दूसरे ब्रैकेट में 11⁻0 + 11⁻1, Yes, sir. फिर 1 + 23, 1 + 7⁻1, 1 + 37⁻1, और जो लास्ट वाला ब्रैकेट होता उसमें 1 + 2 + 2 स्क्वायर। बहुत लंबा आता आंसर, लेकिन इस तरीके से सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स निकाल सकते थे हम लोग। ये तो एक्स्ट्रा पड़ा, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट था। तो एक तरीके से पीएनसी तो इसमें यूज हुआ है, जो रेड कलर से मैंने लिखा है। जो ब्लू वाला पार्ट है वो तो मतलब 9/10 का ही कॉन्सेप्ट है, कोई उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई जो है ये लोग नेचुरल नंबर्स हैं, दीज आर व्हाट नेचुरल नंबर्स, दे आर इन एपी, ये लोग ए बी सी डी ई किस में है, एपी में। अच्छा, फिर एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई दैट इज इक्वल टू क्यूब ऑफ एन इंटीजर, या एक परफेक्ट क्यूब है ऐसा कहा जा सकता है। और ये भी बोला गया है कि b प्लस सी प्लस डी इट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मतलब किसी दूसरे इंटीजर का स्क्वायर है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू of number of digits of C. Find the least possible value of number of digits of C. Okay, good.
ओके, सो कुछ बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हुए, तो लेट्स डू इट। देखो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, एक, हाँ आंसर 3 है, दैट इज क्यूब ऑफ एन इंटीजर। तो हम लोग को c की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मेरी कोशिश पूरी क्या होगी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि c को ज्यादा से ज्यादा बार सब्जेक्ट बनाया जाए, c के टर्म्स में आया जाए। तो a प्लस ई ये खुद 2c होगा एपी की प्रॉपर्टी से, और b प्लस डी ये भी खुद 2c होगा। मतलब क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 5c दैट इज इक्वल टू क्यूब ऑफ एन इंटीजर, जैसे मान लो n क्यूब। अच्छा, b प्लस डी ये 2c होगा, मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3c इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर विच इज m स्क्वायर। तो यहां से हम लोग को एक बात पता चली, क्या बात पता चली, कि 5/3 इज इक्वल टू n क्यूब बाय m स्क्वायर। मतलब n क्यूब की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/3 इंटू m स्क्वायर। अच्छा, अब मेरे को एक तरीके से तुम सोचो तो n क्यूब की मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि n क्यूब की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी तो एक तरीके से 5c की भी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, मैं क्या चाहूंगा कि जो राइट हैंड साइड है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो तुम ऐसा सोचो कि भाई एक 5 तो ऊपर है ही, 2 5 और चाहिए, 2 5 और चाहिएंगे हम लोग को, चाहिएंगे कि नहीं 2 5 और, तभी तो जाके 5 का होल क्यूब बनेगा। अगर मैं इसमें 5 न ला पाऊं, m में अगर 5 मैं नहीं लाया, तो ये 5 का तो फिर अकेला पड़ जाएगा ना, वो परफेक्ट क्यूब बनाने में हेल्प ही नहीं करेगा। तो m में एक 5 चाहिए। अच्छा, अगर मैं 3 के टर्म्स में सोचूं, इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ 3, तो अगर मैं m की जगह एक 3 डालता, m में एक 3 डालता, तो m स्क्वायर में तो 3 स्क्वायर बनता, तो बाय 3 करता तो केवल 3 बनता, मतलब 5 क्यूब इंटू 3 बन जा रहा होता, जो कि फायदेमंद नहीं होता। अच्छा, अगर मैं m को 3 स्क्वायर डाल दूं, इफ आई पुट m एस 3 स्क्वायर, तो देखो ये क्या होता, 5/3 इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 5/3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3⁴, मतलब 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ये n क्यूब हो गया। ठीक है, तो n क्यूब क्या हो गया, 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब। एक मिनट, तो n क्यूब जो है वो 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब हो गया। अब क्या था हमारा, 5c इज इक्वल टू n क्यूब था, मतलब 5c इज इक्वल टू 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब हो गया। तो c क्या हो गया, 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, मतलब 25 इंटू 27, और 25 इंटू 27 करोगे तो ये एक 3 डिजिट नंबर बनेगा। 675। ठीक है, अब देखो इसने ऐसा क्यों बोला कि c की लीस्ट वैल्यू चाहिए, इसका मतलब c के और भी वैल्यूज पॉसिबल हो सकते थे, वो तुम यहाँ से देख सकते हो। जैसे मान लो मैं m में तो मतलब m को वही लिया जितना मिनिमम रिक्वायर्ड था। अगर मैं m के अंदर कोई परफेक्ट क्यूब रख देता खुद, जैसे मान लो मैं m के अंदर m cube into 2 to the 3 to the 2 5
हाँ 2 क्यूब लिख हाँ। देता मान लो, ठीक है, तो वो भी m मतलब एक काम का m होता, लेकिन उससे n बढ़ जाता। ठीक है, तो लीस्ट क्यों पूछा गया, ये क्लियर है सबको? इसको फिर से एक्सप्लेन करना है क्या इस क्वेश्चन को, कि सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर एक बार फिर से। फिर से बताऊं, देखो जैसे 5c को n क्यूब होना है और 3c को m स्क्वायर होना है, इतना तो क्लियर है तुमको? हाँ सर। अब दोनों को डिवाइड कर दिया तो मतलब 5/3 इज इक्वल टू n क्यूब बाय m स्क्वायर। हम्म। अब इधर कैलकुलेशन देखो, मैं फिर से कैलकुलेशन एक्सप्लेन करता हूँ, जिसको नहीं समझ में आया वो इधर एक बार फिर से कैलकुलेशन देखे। n क्यूब इज इक्वल टू 5/3 इंटू m स्क्वायर। अब देखो मेरे को क्या चाहिए कि ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। हम्म। तो अब देखो ये बाहर तो एक 5 है ही, तो हाँ। m को मैं क्या लूँ, m कुछ भी लूंगा वो 2 बार कंट्रीब्यूट करेगा उतना, क्योंकि m स्क्वायर है। तो एक 5 अगर मैंने ले लिया m में, तो उससे 5 स्क्वायर कंट्रीब्यूट कर दिया, और एक 5 बाहर है, मतलब 5 क्यूब का काम हो गया। हाँ। अब इस 3 के रेस्पेक्ट में सोचना है, तो मैं तो जैसे मान लो अगर 3 लेता, तो वो ओवरऑल मिल के 3 स्क्वायर बाय 3 बन जाता, मतलब 3 हो जाता। वो तो काम नहीं देता। हम्म। अब अगर मैं m को 3 की जगह 3 स्क्वायर लेता, तो m स्क्वायर क्या बन जाता, 3⁴, हम्म। और नीचे एक 3 था, तो वो अल्टीमेटली मिलके एक तरीके से 3 क्यूब बन जाते। सर हम 1/3 नहीं ले सकते थे? हाँ 1/3 नहीं ले सकते थे? नहीं नहीं, ये लोग को ना क्या होना है कि m और n को एक परफेक्ट क्यूब वगैरह होना है। ओके सर, सर समझा। समझ रहे हो, इसको नेचुरल यस सर। नंबर्स होने पड़ेंगे। यस सर, समझा सर। तो समझा। उससे मेरे को पता चल गया कि ऑप्टिमम m कितना लेना है हम लोग को, कि इतना तो m लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई गुजारा नहीं है अपने पास। अब यही m को मैंने पुट कर दिया से यहाँ पे, तो उससे n क्यूब की वैल्यू आ गई। हाँ। फाइन। और हम लोग को पता है कि 5c इज इक्वल टू n क्यूब है, तो n क्यूब की वैल्यू आ गई, मतलब c की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। और हम लोग को तो एक तरीके से c की ही वैल्यू तो चाहिए थी, c की वैल्यू पता चल गई, मतलब उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स पता चल गया। ठीक, आगे बढ़े अब हम लोग। चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मैनी natural numbers n are there for which n factorial plus 10 is a perfect square. n factorial plus 10 is a perfect square. ठीक है, ऑप्शंस लिख लो, 1 2 4 और डी है infinitely many.
ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक बार किया है क्या? नहीं सर। देखो, एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा सा डीपीपी में ऐसे टाइप का था, जो तुम लोग की पीएनसी की डीपीपी थी। एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे था। ओके, तो किया जाए इस क्वेश्चन को। देखो, अगर मैं से n की वैल्यू 1 पुट करता, तो 1 फैक्टोरियल प्लस 10 कितना होता? 11 होता। वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसे मान लो मैं n की वैल्यू 2 पुट करता, तो 2 फैक्टोरियल प्लस 10 कैसा होता? 12 होता। नहीं है। 3 पुट करता, तो 6 प्लस 10 है। 4 पुट करता, n की वैल्यू 4 पुट करता, तो बताओ क्या था? 24 प्लस 10 34। नहीं होता। n की वैल्यू 5 पुट करता अगर मैं, तो 120 प्लस 10 नहीं होता। अच्छा, अब अगर तुम ऑब्जर्व करो, तो जैसे मान लो n इज इक्वल टू 6 ऑनवर्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो मैं कैसे लिखता? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7, ऐसे ही मान लो n तक होता। ठीक है, प्लस 10 ऐसा होता। अच्छा, इन दोनों में ये 2 इंटू 5 मिलके 10 बन जाता। तो मैंने से यहाँ पे 10 कॉमन ले लिया। अब 10 कॉमन लेने के बाद इस बात से अग्री करोगे कि 4 तो एक बार आ ही रहा है, मतलब ये एक इवन नंबर तो होगा ही। उसमें 10 कॉमन लिया, मतलब 1 ऐड हो गया, मतलब ये क्या हो गया? 10 टाइम्स ऑड नंबर। ये क्या हो गया? 10 टाइम्स ऑड नंबर हो गया। इतनी बात समझ में आई? यस अच्छा, सर। 10 क्या होता है? 2 इंटू 5 इंटू ऑड। अब क्या
एक 2 तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जितने भी नंबर्स हैं वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर करने चाहिए। अब ये 2 एक बार तो अपीयर कर गया, लेकिन तुमको लगता है क्या कि आगे कहीं भी 2 अपीयर करेगा? नहीं सर। नहीं, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो इस 2 का कोई साथी मिला ही नहीं। चलो 5 के लिए मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ पे कहीं 5 अपीयर कर जाएगा, लेकिन इस 2 का तो कोई साथी नहीं मिला ना, मतलब ये नंबर जो है इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आई बात? दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग को बस एक ही परफेक्ट स्क्वायर मिला, ये n इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग। तो आंसर क्या हो गया? हम लोग को क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स n आर देयर, so there is only one natural number, so answer is 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको? यस सर। ओके गुड। सर हाँ सर आप n इक्वल 6 ऑनवर्ड्स के बाद जो सेकंड स्टेप लिखा है वो एक बार समझा दीजिए। देखो n इज इक्वल टू 6 ऑनवर्ड्स के बाद मतलब मैंने 2 इंटू 5 कॉमन ले लिया पहले ब्रैकेट से, तो वो 10 बाहर आ गया। हाँ अब उसके बाद बहुत सारे टर्म्स बचे, बस 2 और 5 ही तो गया, बहुत सारे टर्म्स बचे, तो उसमें से 4 तो बचा ही होगा। ये और सर। अगर किसी प्रोडक्ट में एक नंबर भी इवन आ जाए, किसी प्रोडक्ट में एक नंबर भी इवन आ जाए, तो वो उस प्रोडक्ट को इवन कर देगा। यस सर। इसका मतलब ये ओवरऑल चीज जो है वो इवन हो गई, और 10 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, मतलब 1 हो गया। हाँ ओके और इवन प्लस 1 क्या होता है? ऑड। ऑड यस होता है। उसके बाद समझा। उसके बाद समझा? हाँ सर थैंक यू। चलो हाँ, तो चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? तो अच्छा, अभी जैसे ये तो था नंबर सिस्टम, और फिर एक चैप्टर इसमें ये भी आता है कभी कभार, मतलब बाकी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स तुम लोग ने पढ़ के रखे हैं। एक वो क्लॉक वाला आता है, क्लॉक वगैरह वाला, कि कितना टाइम क्या कहते हैं टाइम्स पूरा वगैरह बकेट क्वेश्चन। टैप, हाँ टैप्स वगैरह वाले पे क्वेश्चन कि कितना टाइम बकेट भरने में लगता है। फिर उसके बाद एक चैप्टर होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, जो 10th में होता है। फिर एक आता है ट्रिग्नोमेट्री, जो अपना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड होता है। तो मैं तुम लोग को क्वेश्चंस थोड़े बहुत दूंगा उन चैप्टर से रिलेटेड, उनको तुम लोग ट्राई करना, ठीक है? उनमें वही कंसेप्ट लगेंगे जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, मतलब 9th-10th में जो कंसेप्ट पढ़े हैं वही सब कंसेप्ट लगेंगे। और ज्योमेट्री तुम लोग कर चुके हो, पूरा ज्योमेट्री तो हो ही चुका है तुम लोग का आरएमओ वगैरह के क्लास में। फिर पॉलिनोमियल हो चुका है आरएमओ के क्लास में, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं।
तो मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ। अब तुम लोग का नेक्स्ट क्लास कौन सा है? फिजिक्स का है शायद ना, केमिस्ट्री। Yes, sir.